हेलो फ्रेंड्स। तो जी हमारा ई सॉप टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। आज उसकी सेकंड क्लास करते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या ई एस ओ एस, दोनों एक ही बात थी। एक ई एस पी एस होता है वो डिफरेंट है, यहाँ पर ये दोनों एक ही हैं। तो हमने लास्ट क्लास में इसका मीनिंग समझा कि ई सॉप क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, इसका बेनिफिट क्या है। इन चीज़ों को हमने बेसिक समझा था। और रेगुलेशंस को हमने स्टार्ट नहीं किया था, और मैंने आपको बोला था थोड़ा सा आप डेफिनेशंस को पढ़कर बैठोगे। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में अभी तक समझा कि एम्प्लॉयज़ मतलब ई सॉप में शेयर्स हैं या शेयर्स बेस्ड बेनिफिट है। शेयर से रिलेटेड बेनिफिट दिया जा रहा है बाय, यहाँ पर हम बात करेंगे लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड कंपनी, टू इट्स एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स। और हमने फिर इसमें ये समझा था कि कंपनी एक तरह से ऑप्शन दे देती है आपको लेने हैं या ना लो। मिनिमम 1 साल का पीरियड होता है, वो ऑप्शन एक तरह से डॉर्मेंट रहता है। ऑप्शन उसके पास है बट वो एक्सरसाइज 1 साल या उसके बाद करेगा। मिनिमम पीरियड 1 साल का सेबी ने दिया है, और उसके बाद जब वो एक्सरसाइज हो जाएगा तो कंपनी उसके ऊपर लॉक इन लगा सकती है। अब मेन सारा का सारा एपी सेंटर है कि देखो, ये देने वाला तो बहुत सिंपल वर्ड में डिफाइन हो गया, लिस्टेड एंटिटी। मेन बात है ये एम्प्लॉय और डायरेक्टर, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि एम्प्लॉय और डायरेक्टर कौन कौन से। अब मैं एक एम्प्लॉय करूं बात, जो पार्ट टाइम आता है, क्या उसको मिलने चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए। एम्प्लॉय अगर प्रमोटर है, मतलब प्रमोटर खुद एज अ एम्प्लॉय है, उसको भी नहीं मिलेंगे। स्वेट इक्विटी मिल सकते हैं, ये नहीं मिलेंगे। फुल टाइम एम्प्लॉय है, बिल्कुल मिलेंगे। इस तरह से ये डेफिनेशन है। पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, फटाफट आपको याद हो जाएगा। और एम्प्लॉय की डेफिनेशन से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो पार्ट टाइम वाले को नहीं मिलेगा। अब एम्प्लॉय इन इंडिया, उनको भी मिलेगा। आउटसाइड इंडिया हैं, उनको भी मिलेगा। अभी जब मैं पढ़वाऊंगा तो आपको और बड़ा फटाफट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जी, क्या एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, ऑब्वियसली मिलेगा। एम्प्लॉय ऑफ होल्डिंग कंपनी, उनको भी कंपनी दे सकती है। एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी कंपनी, उसको भी मिलेगा। ऑफ एसोसिएट कंपनी, उसको भी मिलेगा। अब ये दोनों कंपनियां इन और आउटसाइड इंडिया भी हो सकती हैं। मतलब कंपनी ने बाहर सब्सिडरी बना रखी है, या एक बाहर की कंपनी है उसको एसोसिएट बना लिया अपना, तो ऐसी सिचुएशन में उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी मिलेगा, बट ये ओनली इन इंडिया। ये ध्यान रखना। ये बात क्लियर हुई। फिर प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगा। प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप, इन एम्प्लॉयज़ को भी नहीं मिलेगा। तो ये तो मैंने अभी एक रफ लिख दिया है। आओ एक बार पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। देखो, रेगुलेशन 2I में एम्प्लॉय दिया हुआ है एक्सेप्ट इन रिलेशन टू इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी में अलग डेफिनेशन थी, उसको छोड़कर तो एम्प्लॉय यहाँ पर ई सॉप के लिए ये सेबी ने डेफिनेशन दी है। एन एम्प्लॉय एज डेजिग्नेटेड बाय कंपनी हु इज एक्सक्लूसिवली, मतलब पार्ट टाइम नहीं है, चाहे वो इंडिया में है चाहे इंडिया से बाहर ब्रांच में पोस्टेड है। अब कंपनियों की बाहर ब्रांचेस होती हैं तो वहां पर भी पोस्टेड हो सकता है और इंडिया में भी पोस्टेड हो सकता है। एक्सक्लूसिवली का मतलब यहाँ पर आया
पार्ट टाइम वाला नहीं होगा, या जो वो कहीं और काम करता है, दो जगह जॉब कर रहा है तो भी नहीं होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि पार्ट टाइम आता हो, आधा दिन कहीं और काम करता हो, तो उनको नहीं बोला मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ पर। फिर डायरेक्टर, डायरेक्टर चाहे एग्जीक्यूटिव है चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव है, दोनों को मिलेगा होल टाइम वाले। बट किसको नहीं मिलेगा? अगर डायरेक्टर प्रमोटर है, प्रमोटर खुद डायरेक्टर है, उसको नहीं मिलेगा। हु इज नॉट अ प्रमोटर और मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, प्रमोटर ग्रुप के डायरेक्टर को भी नहीं मिलेगा। मतलब प्रमोटर खुद डायरेक्टर है, जैसे मुकेश अंबानी डायरेक्टर है, नीना अंबानी डायरेक्टर है, तो ये प्रमोटर्स में भी आते हैं, तो इनको ईसॉप नहीं मिलेंगे। बाकी सारे डायरेक्टर्स को मिलेंगे, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी नहीं मिलेगा। तो हमने अभी तक क्या समझा? पहली सब क्लॉज में बोला गया कि एम्प्लॉय जो एक्सक्लूसिवली, मतलब सिर्फ कंपनी में ही होल टाइम बेसिस पे काम कर रहा है, कहीं और काम नहीं करता, चाहे वो टाइम 6 घंटे आता है, 4 घंटे आता है, वो भी हो, उसको भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर पार्ट टाइम वर्ड भी मत बोलो, एक्सक्लूसिवली को मैं यहाँ कर देता हूँ ओनली फॉर कंपनी भी बोल सकते हैं। ये भी आप रेफरेंस ले सकते हो कि कंपनी के अलावा कहीं और काम नहीं करता। और परमानेंट एम्प्लॉय तो ऑब्वियसली होना चाहिए, टेम्परेरी एम्प्लॉय नहीं होगा। डायरेक्टर सारे हैं, किसको छोड़कर? डायरेक्टर जो प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप का डायरेक्टर है, या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इनको नहीं मिलेगा। और अभी आगे और भी आएगा कि एक ऐसा डायरेक्टर जिसने 10% शेयर ऑलरेडी पहले से कंपनी में लिए हुए हैं, तो उसको भी यहाँ पर ईसॉप नहीं मिलेंगे। सब क्लॉज 3 कहती है एम्प्लॉय एज डिफाइंड इन सब क्लॉज 1 और 2, ऊपर वाली दोनों में किस कहाँ कहाँ कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं मतलब अब इसमें बोला गया है कि एम्प्लॉय कौन से, कंपनी के, यस, ग्रुप कंपनी के, यस, सब्सिडरी, एसोसिएट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और ऑफ अ होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी। बट इन इसके आगे इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया नहीं है। तो होल्डिंग कंपनी अगर बाहर है तो बस बेसिकली तो उसने इंडिया में सब्सिडरी बना रखी है ना, तो कंट्रोलिंग उसकी बाहर से है, तो लॉजिकली नहीं है कि सब्सिडरी वहां पर उल्टा देगी बट किस किस को एम्प्लॉय यहाँ पर नहीं माना गया ईसॉप के लिए? एम्प्लॉय हु इज अ प्रमोटर और पर्सन बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर हु आइदर हिमसेल्फ और थ्रू रिलेटिव और थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड मोर देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। मतलब एक डायरेक्टर जो ऑलरेडी 10% से ज़्यादा शेयर्स कंपनी में पहले से होल्ड कर रहा है, तो उसको भी ईसॉप्स नहीं मिलेंगे। क्लियर हुई जी बात? तो मैं अब इस डेफिनेशन को अगर अपनी शब्दों में ले आऊं, कंपनी इशू करेगी ईसॉप टू एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, दोनों को इशू कर रही है। ये रेगुलेशन 2I, सब रेगुलेशंस को अभी हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ मेन 2I को भी याद कर लें तो बहुत रहेगा, इतना ही। अब एम्प्लॉय कौन है? एक्सक्लूसिवली इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। फिर बात आई जो एम्प्लॉय है ऑफ कंपनी, ग्रुप कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी। ये इन इंडिया होगा, ये इन और आउटसाइड इंडिया।
ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखकर चलनी है। ग्रुप कंपनी भी यहाँ की होगी। अब बात आई डायरेक्टर्स। अच्छा, यहाँ पर हम किसको लगा लें? प्रमोटर, इफ एम्प्लॉय उसको नहीं मिलेगा, इनको मिल रहा है, इनको मिल रहा है, इनको मिल रहा है। प्रमोटर, बस इतना इतना लिखते हैं, आगे आते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर्स में मिलेगा होल टाइम, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन दोनों को मिलने वाला है। ये भी दोनों के दोनों ऑफ कंपनी, ग्रुप कंपनी, होल्डिंग कंपनी इन इंडिया, ऑफ सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी इन और आउटसाइड इंडिया। इनको भी मिल रहा है और इनको भी मिल रहा है। किसको नहीं मिल रहा था? प्रमोटर, इफ डायरेक्टर प्रमोटर अगर डायरेक्टर है तो, और प्रमोटर ऑफ ग्रुप कंपनी, पर्सन ऑफ ग्रुप कंपनी, और हम यहां पर भी लिख सकते हैं पर्सन ऑफ ग्रुप कंपनी। चाहे वो एम्प्लॉय है चाहे डायरेक्टर है, पर्सन ऑफ प्रमोटर ग्रुप कंपनी। इसको भी प्रमोटर ग्रुप कर देता हूं। यहां पर यह सिचुएशन निकल कर आई। सेकेंड, किसको और नहीं देना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूं, डायरेक्टर के नीचे ही डायरेक्टर किसको नहीं मिलेगा? हु होल्ड्स मोर देन है, ये ध्यान रखना, 10%, अबाउ 10% दिया हुआ है। हु होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी इशूड है इक्विटी शेयर। जैसे कन्वर्टेबल कोई प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, उसमें अभी कन्वर्जन ड्यू है तो उसको नहीं लेंगे। आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर का मतलब है जो अभी यहाँ पर है। हु होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ इक्विटी शेयर वेदर हिम आइदर हिमसेल्फ, खुद ले रखें, और थ्रू रिलेटिव्स के साथ मिलके,
रिलेटिव्स के साथ लिए हुए, और थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब थोड़े खुद ले रखे हैं, किसी बाकी किसी कंपनी के थ्रू ले रखे हैं। तो जॉइंटली या सिंगल किसी भी तरह से अगर 10% से ज़्यादा की लिमिट हो रही है तो वो पर्सन अलाउ नहीं होगा। तो मैं अगर यहाँ पर बोलूँ, इसको दूसरी फॉर्म में बोल दूँ, ईसॉप अलाउड हैं, किसको और किसको नहीं। अगर मैं इन दोनों को अब डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो दोनों में कैसे हम लिखें इसको, और या कैसे हम इसको याद कर पाएँ। किसको मिल रहे हैं? एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को। उसके बाद किसको नहीं मिल रहे, हम पहले ये लिख लेते हैं, प्रमोटर इफ एम्प्लॉय और डायरेक्टर। सेकंड, पर्सन ऑफ प्रमोटर ग्रुप। ये जो मैं दूसरी तरह से, एक तरह से और दे रहा हूं ताकि आपकी लर्निंग इजी हो जाए। पर्सन ऑफ प्रमोटर ग्रुप, चाहे वो एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है। ये आपके की नोट बन गए। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं मिल रहे, इसको भी नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे, और ये मिल रहे। उसके बाद डायरेक्टर हु होल्ड्स मोर देन 10% आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब आगे वो डिटेल में लिख चुके हो आप, यहाँ पर आपको सिर्फ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डायरेक्टली या और थ्रू रिलेटिव और कोई बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू। शॉर्ट में मैंने लिख दिया, इतना आप आइडिया लग ही जाएगा अब आपको। ये हुआ। अब हमने यहाँ पर एक चीज और देखनी है, एम्प्लॉय ऑफ ग्रुप कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी, इनको भी मिल रहे हैं इन इंडिया। ऑफ सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी, इनको भी मिल रहे हैं इन या आउटसाइड इंडिया। ये भी याद हो जाएगा। सेम ऐसे ही, ये तो मैंने बना दिया था एम्प्लॉय का, अब एक बना देता हूँ डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर्स होल टाइम या नॉन एग्जीक्यूटिव, दोनों को मिलेंगे। सेम वही, ऑफ ग्रुप कंपनी या होल्डिंग कंपनी इन इंडिया, ऑफ सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी इन या आउटसाइड इंडिया। और हमने किसको नहीं मिलेगा वो हमने सामने लिख ही लिया है। क्लियर हुआ जी? ये भी हमारा अब मेरे ख्याल से, अब देखते हैं, देखो क्वेश्चंस किस तरह से आए हुए हैं। हालांकि रेगुलेशन चेंज है बट क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एक बार क्वेश्चन आया, कंपनी एक्ट के रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन उठा लिया गया, जबकि सेबी रेगुलेशन आनी चाहिए, बट सिक्योरिटी लॉ में क्वेश्चन कहाँ से उठा लिया उन्होंने? कंपनी लॉ की
डेफिनेशन से। तो कंपनी लॉ की डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा वर्डिंग में फ़र्क आ जाता है। देखो यहाँ पर वर्ड परमानेंट एम्प्लॉय यूज़ किया गया है और सेबी ने इसको एक्सक्लूसिवली किया गया है। डायरेक्टर सेम वही है, एम्प्लॉय सब्सिडरी इंडिया और होल्डिंग कंपनी, इट मीन्स एसोसिएट कंपनी यहाँ पर नहीं है कंपनी लॉ के हिसाब से। और एम्प्लॉय जो प्रमोटर है प्रमोटर ग्रुप का वो सेम है, मोर देन 10% वाला सेम है। और स्टार्टअप कंपनी है तो वो 5 साल तक प्रमोटर को भी ईसॉप मिल सकते हैं, कंपनी लॉ ये कहता है। तो अब सिक्योरिटी लॉ में इन्होंने ये क्वेश्चन घुसा दिया, जबकि नहीं आना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट मालिक है, क्या कर सकते हैं। देखो आंसर द फॉलोइंग कंपनी विद रेफरेंस टू कंपनी शेयर कैपिटल रूल्स। परमानेंट एम्प्लॉई है अंकित, आपको बताना है वेदर दीज आर एलिजिबल एम्प्लॉई। तो अंकित परमानेंट एम्प्लॉई है, डिप्यूटेड इन यूएसए, तो बिल्कुल मिलेगा उसको। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मार्ट लिमिटेड इज अ इंडिपेंडेंट कंपनी, तो स्मार्ट लिमिटेड इज एन इंडिपेंडेंट कंपनी। तो कंपनी तो सिर्फ एम्प्लॉय और डायरेक्टर को दे रही है, दूसरी कंपनी को तो दे ही नहीं सकती। अनिल इज अ प्रमोटर एंड एम्प्लॉय, नहीं मिलेगा। अनीश इज अ डायरेक्टर होल्डिंग 11% आउटस्टैंडिंग शेयर, नहीं मिलेगा। इफ इट इज़ अ स्टार्टअप कंपनी, यस मिलेगा, 5 साल तक प्रमोटर को या प्रमोटर ग्रुप के लोगों को मिल सकता है। तो ये दिसंबर 18 में आ गया था। अब उम्मीद नहीं करते कि हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट फिर भी आप कर लो, मैंने डेफिनेशन यहाँ पर डाल ही दी है। उसके बाद याले या नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑन प्रपोजल ऑफ ईसॉप इन द बोर्ड मीटिंग ही ऑब्जेक्टेड अबाउट हिज एक्सक्लूजन फ्रॉम द स्कीम, स्टेट द प्रायर कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर नॉमिनी डायरेक्टर। अब देखो यहाँ पर नॉमिनी डायरेक्टर का नाम साइलेंट है, बट हम यहाँ पर नॉमिनी डायरेक्टर को पॉजिटिव लेके चलेंगे कि उसको मिलेगा, क्योंकि मना सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए किया गया है और प्रमोटर को किया गया है जो डायरेक्टर है, अगर उसको नहीं मिलेंगे। तो इट मीन्स डेफिनेशन में दो लोगों को नेगेटिवली बोला गया है कि इन लोगों को नहीं देने हमें, तो बाकी सबको देने हैं। तो यहाँ पर नॉमिनी डायरेक्टरों मिलेंगे। हालांकि जब आप LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पढ़ोगे वहाँ पर आएगा कि नॉमिनी डायरेक्टर को ईसॉप मिल सकते हैं, बट एक कंडीशन ये लगेगी कि वो अपने नाम पर ही लेगा जिस इंस्टीट्यूशन को रेफरेंस कर रहा है। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है, कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा है, तो वो शेयर वो उनको ना तो देगा, ना ट्रांसफ़र करेगा, ना रिनाउंस करेगा, वो खुद ही लेगा, और वो भी अगर उनकी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में था तभी मिलेगा। तो इसमें भी मिलेगा इनको। आगे टेंगो इंडिया, टेंगो ट्रेडिंग लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी विच हैज इट इक्विटी शेयर लिस्टेड कंपनी है। कंपनी वांट्स टू implement ESOP for its employee. ESOP plan will be operated through trust in accordance with the SEBI employee benefit. Company is willing to issue share under ESOP scheme to one of its whole-time director, Irfan. Irfan holds 12% of outstanding share in the company. In view of our fact, answer the following question. देखो इरफान जी डायरेक्टर हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं, बिल्कुल उनको मिलेगा, बट उन्होंने ऑलरेडी 10% से ज़्यादा शेयर्स लिए हुए हैं। तो उनको क्वेश्चन पूछा गया, कैन कंपनी इशू शेयर टू इन्फॉर्म, नो, बिकॉज ही इज होल्डिंग ऑलरेडी मोर देन 10% आउटस्टैंडिंग शेयर्स। प्रिपेयर अ ब्रीफ नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईसॉप स्कीम थ्रू ट्रस्ट, जो हम अभी आगे रेगुलेशंस में पढ़ेंगे कि कंपनी का वे आउट कैसे रहेगा, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, कैसे वो देगी, कैसे स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये हमारी एक डेफिनेशन हुई। अब बाकी डेफिनेशंस पे आते हैं, फिर रेगुलेशंस पे आएंगे। देखो अब एक एक डेफिनेशन को लेते हैं। एप्रिसिएशन मीन्स, एप्रिसिएशन वर्ड का जनरल मीनिंग आप क्या जानते हो, प्राइस बढ़ना। तो डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ SAR, the date of vesting of SAR as the me and the SAR price। तो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट होता है SAR। तो मैं इस एप्रिसिएशन और SAR वर्ड को समझाने के लिए पहले आपको एक स्लाइड और नोट करनी होगी। यहाँ से आप टाइप्स कितनी तरह के होते हैं, देखो 2 तरह के मतलब 5 तरह के ईसॉप दिए गए हैं, उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। 5 तरह के ईसॉप के नाम हैं और वो आपकी यहाँ पर एक मिनट, इसमें नहीं है, मैंने स्लाइड में बनाए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये रेगुलेशंस अप्लाई होंगी,
5 तरह के हैं, ये नाम है। तो अभी कंपनी लॉ में आपने सिर्फ एक ही एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान पढ़ा था, बट यहाँ पर 5 अलग अलग नामों से सेबी ने इसको कैटेगराइज किया है जो कंपनी दे सकती है। ये हम जो जर्नल अभी तक हम बात कर रहे थे ईसॉप या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसमें क्या होता है, कंपनी राइट टू सब्सक्राइब देती है कि आपको ऑफर मिलेगी। जैसे शेयर एप्लीकेशन करते हैं हम, फिर अलॉटमेंट होती है, सब्सक्रिप्शन पब्लिक इशू आता है या प्राइवेट प्लेसमेंट से आता है, तो कोई भी हम सब्सक्राइब करते हैं तो थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, फिर अलॉटमेंट होती है। तो कंपनी शेयर इशू करती है, अलॉट करेगी, और इसमें कंपनी शेयर वापस नहीं लेती। अब एम्प्लॉय को जब शेयर सेल करने हैं तो वो मार्केट में सेल करेगा। कंपनी ने एक बार शेयर इशू कर दिए, जैसे आम पब्लिक को करती है, आम इन्वेस्टर को करती है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर करेगी। अब एक बार शेयर इशू हो गए, अलॉट हो गए, वो आगे चले जाएंगे, कंपनी इसमें इंटरफेयर नहीं करती। ईएस पेड अप कैपिटल यहाँ पर कंपनी की इंक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियसली शेयर ले गए तो पेड अप कैपिटल बढ़ेगी। सारी कंपनियां कर सकती हैं। एम्प्लॉय नीड टू पे सब्सक्रिप्शन, अब जब एम्प्लॉय वो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, शेयर सब्सक्राइब करेगा, तो उसको सब्सक्रिप्शन मनी देनी पड़ेगी, जिसको आप एप्लीकेशन मनी बोल देते हो। एक्सरसाइज प्राइस बोला जाएगा, जैसे मैंने आपको पीएनबी हाउसिंग में बोला था कि 800 रुपये का शेयर था, 300 में मिला, या वट मैंने एक राउंड एग्जाम्पल दिया आपको, तो वो 300 रुपये में देगा तो उसको शेयर मिलेंगे। अलॉटमेंट हो गई, और एम्प्लॉय कैन सेल इन मार्केट, उसके बाद एम्प्लॉय इनको सेल कर सकता है। तो ये हुए ईसॉप और ईसॉस। तो ये प्राइवेट कंपनी भी कर रही है, पब्लिक कंपनी भी कर रही है, सब तरह की कंपनी करती है। तो कंपनी लॉ सिर्फ इसी की बात करता है, बाकी 4 तरह के ईसॉप कंपनी लॉ में बात नहीं की गई है, वो सेबी रेगुलेशंस में अभी आने वाले हैं। तो फर्स्ट आया ईसॉप को सारी कंपनियां कर रही हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट मैंने करवा दिया आपको, और साथ में एम्प्लॉय को पहले यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे, उसको शेयर्स मिलेंगे, जब जरूरत हुई तो वो शेयर सेल कर सकता है। ये तो हुई एक जनरल कैटेगरी जो आप जानते थे। अब जो आगे की आ रही हैं वो थोड़ी सी नई टर्म्स हैं। वो नई टर्म्स में क्या आने वाला है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय को पैसे ही ना देने पड़े, सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है सब्सक्रिप्शन प्राइस या ऑफर प्राइस में और मार्केट प्राइस में, उसको सिर्फ प्रॉफिट मिल जाए। मान लो 300 रुपये की ऑफर प्राइस है और मार्केट में शेयर 800 का है, तो 500 का बेनिफिट हो रहा है, वो एप्रिसिएशन राइट है, जो एसएआर आ रहा था ना, तो आपको वो मिल जाएगा। अभी पढ़ते हैं, उनको भी देखते हैं। अब जो ये चारों कैटेगरी हैं, सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये चारों की चारों ओनली लिस्टेड कंपनी करेंगी। ईसॉप सारी कंपनियां कर सकती हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड, बट ये 4 कैटेगरी ओनली लिस्टेड कंपनी करेगी। कंपनी लॉ बात नहीं करता, सेबी यहाँ पर अलाउ करती है। ईएसपीएस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेज स्कीम, अब देखो इससे इसको मिक्स मत कर देना, ईसॉप ईसॉस दोनों बराबर हैं, ईएसपीएस इज डिफरेंट, ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है, इसको अलग लेके चलना। यहाँ पर एम्प्लॉय पैसे देगा, शेयर मिलेंगे, जब मिल गए उनको सेल कर देगा, लॉक इन रहेगा 1 साल का, अगर पब्लिक इशू में नहीं आए। तो ये बेसिकली पब्लिक इशू के टाइम पर ईएसपीएस देती है कंपनी। जैसे आईसीडीआर में आपने पढ़ा था कि एक रिजर्वेशन कर देती है, अगर आप आईसीडीआर पढ़ चुके हो, नहीं तो अभी से भी आईसीडीआर आगे आपका आएगा, वहाँ पर पढ़ोगे कि कोई भी कंपनी जब पब्लिक इशू लाती है तो जैसे अपने बिजनेस एसोसिएट्स या अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनको प्लस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक अलग से कोटा रिजर्व कर देती है कि आपको इतने शेयर मिलेंगे, डिस्काउंट पे भी मिल सकते हैं। और ईएसपीएस एक अलग होता है कि कंपनी मान लो पब्लिक इशू लेकर आ रही है, 1 करोड़ शेयर पब्लिक को दे रही है, तो उसने कहा मैं 10 लाख शेयर अपने एम्प्लॉय को दूंगी अलग से, रिजर्वेशन नहीं है, वो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय परचेज स्कीम है, और उसमें प्राइस डिफर हो सकता है, जो पब्लिक ऑफर प्राइस है और यहाँ पर जो प्राइस होगा वो दोनों डिफरेंस होंगे। अब अगर पब्लिक इशू में आया तो उसको अलॉटमेंट मिल जाएगी, जब मर्जी सेल कर दे। अगर कंपनी ने पब्लिक इशू के अलावा एम्प्लॉयज़ को दिए हैं तो फिर वो 1 साल का लॉक इन होगा। बट यहाँ पर जब उसको ज़रूरत होगी, मैं बोल गया कि मार्केट में सेल नहीं करेगा, उसको कंपनी को ही वापस देने पड़ेंगे। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एक बार। ईएसपीएस को शॉर्ट में हम समझेंगे, मैं आपको दोबारा करेक्ट कर दूं, ई शॉप में
अगर आप एम्प्लॉई हो, आपको शेयर्स मिल गए, जब सेल करने हैं मार्केट में बेचोगे। ईएसपीएस में परचेज स्कीम, कंपनी वापस वो शेयर खरीदेगी, वो बायबैक नहीं होगा, सेबी रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर लिस्टेड कंपनी है, सेल बैक टू शेयर, जब उसको जरूरत होगी तो वो शेयर्स वापस बेचेगा और वापस मिल जाएंगे उसको। यहाँ देखो ईएसपीएस, एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज परचेज स्कीम, राइट टू परचेज इन पब्लिक ऑफर और अदरवाइज कंपनी एश्योर टू परचेज बैक फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को मार्केट में बेचने जाने की जरूरत नहीं है, कंपनी ही वो शेयर वापस खरीदेगी और इसका पूरा प्रोविजन रखा जाता है, सेबी अलाउ करती है, इस पर बाय बैक नहीं होगा, ये अलग से एक प्रोविजन रख के चलेगी जो इस रेगुलेशन के हिसाब से होगा। नेक्स्ट जो इसमें आएगा, पेड अप कैपिटल, ऑब्वियसली कंपनी की बढ़ेगी, नए शेयर आ गए, लिस्टेड कंपनी ही करेगी, सिर्फ एम्प्लॉय को शेयर प्राइस पैसे देने पड़ेंगे, बट जब बेचते टाइम वो मार्केट में ना बेच के कंपनी को वापस बेच देगा और कंपनी वो शेयर खरीद लेगी और उनको बाद में कैंसिल कर देगी, और उसका अलग से प्रोविजन रखा जाता है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल के भी प्रोविजन यहाँ पर अप्लाई नहीं होते। तीसरा, अब एसएआर, जो डेफिनेशन आ रही थी, एसएआर, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। व्हाट इज स्टॉक एप्रिसिएशन राइट? शेयर्स आर नॉट अलॉटेड टू एम्प्लॉय, सिर्फ प्रॉफिट दिया जा रहा है। एम्प्लॉय कह रहा है जी आपने मेरे को 300 रुपये की ऑफर दी, मार्केट में 1000 रुपये रेट चल रहा है, तो 700 रुपये का आप मेरे को बेनिफिट दे रहे हो, तो आप मुझे 700 रुपये दे दो। तो कंपनी क्या करती है, वो शेयर ट्रस्ट को अलॉट करती है, मार्केट में सेल करती है और उसका जो डिफरेंस होता है वो वापस मिल जाता है। एम्प्लॉय आर एश्योर्ड विद द एप्रिसिएशन इन प्राइस टू बी पेड। तो ऐसी केस में कंपनी वो शेयर एम्प्लॉय को ना देकर वो ट्रस्ट को दे देगी, वो ट्रस्ट शेयर होल्ड करेगा और जब वो मार्केट में बेचेगा तो जो प्राइस का डिफरेंस का प्रॉफिट आएगा वो सिर्फ एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन मनी, सब्सक्रिप्शन मनी कंपनी अपनी तरफ से लोन देती है ट्रस्ट को और ट्रस्ट उस शेयर को सब्सक्राइब कर लेता है। अभी ये सारे प्रैक्टिकली समझाऊंगा, अभी एक जनरल आपको समझा रहा हूँ क्योंकि लीगल रेगुलेशंस के हिसाब से अभी हम पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकली करेंगे। अभी तो ये मैंने अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख के दिए हुए हैं। एम्प्लॉय नॉट टू पे फॉर अलॉटमेंट, एम्प्लॉय को कुछ पे नहीं करना। एम्प्लॉय डज नॉट गेट शेयर, उसको शेयर्स नहीं मिलेंगे। ओनली गेट्स द प्रॉफिट डिफरेंस इन एक्सरसाइज प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो कंपनी एक तरह का बेनिफिट दे देती है, इसको स्टॉक एप्रिसिएशन राइट बोला जाता है। थर्ड आ रहा है जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। फोर्थ, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम का मतलब है डीलिंग इन शेयर्स। अब कंपनी के एम्प्लॉय क्या करते हैं, उनको एक शौक रहता है कि हम भी ट्रेडिंग करें मार्केट में, तो कंपनी उनको डिस्करेज करती है और इनसाइडर ट्रेडिंग की रेगुलेशन भी आ जाती है कि कंपनी के एम्प्लॉय इजीली अपने ही कंपनी के शेयर्स में डीलिंग नहीं कर सकते। कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं जो हम पढ़ेंगे सेकेंड बुक में। तो कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को कहती है आप अपना मन लगा के काम करो, हम एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश करते हैं और उस ट्रस्ट के थ्रू सारा काम वो बाइंग सेलिंग करेगा, जब खरीदने होंगे खरीद लेगा, जब बेचने होंगे बेच देगा, आपकी तरफ से इन्वेस्ट किया जाएगा और वो पैसा आपकी सोशल वेलफेयर पे खर्चा होगा, जो प्रॉफिट आएगा हेल्थ केयर पर, हॉस्पिटल केयर पर, सिकनेस पर। अब ऐसे केस में कोई पेड अप इंक्रीज नहीं होती, कंपनी के ही शेयर्स को ट्रस्ट एक अमाउंट तक जो सेबी अलाउ करती है वो बाय सेल करता है। फोर्थ, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। तो नाम लग रहा है तो इसी से क्या पता चल रहा है, ऑल प्रॉफिट गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये पांचों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जैसे ये पहला क्या हुआ जी, ईसॉप, कंपनी ने शेयर ऑफर किए, एम्प्लॉय ने पैसे दिए, सब्सक्राइब किया, अलॉटमेंट ले गया, जब बेचना होगा अपने आप बेचता रहा, कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। ईएसपीएस, कंपनी ने ऑफर की, अलॉटमेंट की, पैसे लिए, बट जब एम्प्लॉय शेयर बेचेगा तो कंपनी एश्योर करती है आप हमें वापस दे देना, हम खरीदेंगे जो भी रेट उस टाइम पे होगा। थर्ड, कंपनी यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस दे रही है जो प्रॉफिट आया। अब ये इम्प्लीमेंट किस तरह से होगा वो हम अलग से टर्म्स पढ़ेंगे, अभी आप सिंपल माइंड में रखो कि ये फ़र्क क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। एप्रिसिएशन मिल रहा है यहाँ पर, आपको पैसा नहीं देना, जो प्रॉफिट आ रहा है वो मिल जाएगा। एम्प्लॉय डू नॉट पे गेट प्रॉफिट, इशू प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, जो डिफरेंस होगा वो उसको मिल जाएगा। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, एम्प्लॉय को कुछ नहीं देना, कंपनी अपनी तरफ से फंड प्रोवाइड करती है और ये सब सेबी अलाउ करती है और
वो मार्केट में जो प्रॉफिट का फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, उस प्रॉफिट से वो सारा उनकी मेडिकल प्रॉब्लम, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर पर पैसा खर्चा करेगी। रिटायरमेंट बेनिफिट, ये भी सेम वही है, प्रॉफिट जो भी आएगा कंपनी आज उनके नाम से शेयर रख देगी ट्रस्ट के पास, उस टाइम पर जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट की फॉर्म में दे दिया जाएगा, शेयर्स नहीं दिए जाते। और अगर उससे पहले वो डिसेबल हो गए, कोई फिजिकल इनकेपेसिटी हो गई, तो भी उनको वो बेनिफिट मिल जाता है। तो ये आपने यहाँ तक मैंने किया हुआ है। अभी इनके प्रैक्टिकल भी लूँगा। अब एक बार लीगल टर्म में इनकी डेफिनेशंस को समझेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ आ जाएंगी। अभी तो मैंने, अगर हम डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे तो समझने में टाइम लगेगा। देखो, एप्रिसिएशन का मतलब ही यही है कि रेट बढ़ा, मतलब परचेज प्राइस और सेल प्राइस, इसमें जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, उसको यहाँ पर एप्रिसिएशन बोला जा रहा है। तो डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एसएआर, कि जिस टाइम, उस टाइम शेयर का जो रेट था या वेस्टिंग जब उसको मिले, और एंड एसएआर प्राइस जो भी है। एम्प्लॉय की डेफिनेशन हो गई। अगली डेफिनेशन आते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ये जो हमने पढ़ा, एम्प्लॉयज को डायरेक्टली मिलेगा या थ्रू ट्रस्ट मिलेगा। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम और ईएसपीएस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है एज पार्ट ऑफ पब्लिक इशू, पब्लिक इशू में आपको शेयर मिलेंगे, या और तरह से, मतलब डायरेक्टली दे रही है या ट्रस्ट के थ्रू देगी। और सेकेंडरी एक्विजिशन का मतलब है रीपरचेज, कंपनी शेयर खरीद लेगी, दिस इज सेकेंडरी एक्विजिशन, वापस शेयर्स खरीद लिए जाएंगे। एक्सरसाइज वर्ड मैं लास्ट क्लास में ही बता चुका हूं आपको। एक्सरसाइज का मतलब है कि पहले कंपनी ऑफर देगी, वो ऑप्शन रहेगा, 1 साल का वेस्टिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद एम्प्लॉय कहता है कि मुझे लेने हैं, तो वो एक्सरसाइज करेगा, मतलब एक एप्लीकेशन फॉर्म देगा कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। अब कंपनी ने हो सकता है उसको 1000 शेयर ऑफर किए हो, वो कम भी ले सकता है, तो वो एप्लीकेशन बाय एम्प्लॉय टू द कंपनी, और ट्रस्ट के थ्रू है तो वो ट्रस्ट के थ्रू होगा। और एप्रिसिएशन इन फॉर्म ऑफ कैश, अगर सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा है तो भी वो प्रॉफिट के टाइम पर एक्सरसाइज करेगा। ये अभी इन सब चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक समझते जाओ। एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड क्या होगा, ध्यान दो, मैंने आपको लास्ट क्लास में 3 डेट्स लिखी थी। ये कभी एग्जाम्पल है, ये मैं बाद में कराऊंगा। चलो मैं आपको यहीं से करा देता हूँ। देखो, रिलायंस ने ऑफर दी ई शॉप, अभी हम ई शॉप के बारे में बात कर रहे हैं, जनवरी 2019 में, कि हर एम्प्लॉय को 1000 शेयर मिलेंगे एट द रेट 500। मार्केट प्राइस उस टाइम चल रहा था 1200। वेस्टिंग पीरियड है 1 साल, मतलब 2019 से लेकर 2020 में ये तक तो ये ऑफर है सिर्फ, एक्चुअल में आपको कब मिलेंगे उस टाइम पर। रेट हमने आज डिसाइड कर दिया 500 रुपये, अभी मार्केट में 1200 चल रहा है, उस टाइम हमें नहीं पता क्या होगा, 500 से नीचे आ गया तो मत लेना। ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन का मतलब ही क्या है, आपकी मर्जी है, लो या ना लो। अब जनवरी 2020 में मान लो एक्सरसाइज डेट है 1 साल बाद, एम्प्लॉय के पास अब ऑप्शन है, या तो मना कर दे मुझे नहीं लेने, या एक्सरसाइज कर ले। तो एक्सरसाइज करेगा तो क्या करेगा, पे करेगा, पैसे मनी देगा ना, वो 500 रुपये पर शेयर देगा, तो 1000 शेयर थे तो 5 लाख पे करेगा। मार्केट प्राइस उस टाइम पर कुछ भी हो सकता है। अब ऑब्वियसली एम्प्लॉई 500 रुपये से ज़्यादा मार्केट में प्राइस है तभी तो एक्सरसाइज करेगा, अगर उससे कम है तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसको 1000 शेयर मिल जाएंगे और वो शेयर होल्डर बन जाएगा। अब अगर उसको सेल करने हैं तो क्या करेगा, वो स्टॉक मार्केट में बेचेगा और कंपनी को वापस नहीं बेचेगा। और ये ईएसपीएस का एग्जांपल चल रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये जो आप नोटिंग करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज ESOP ESPS।
अब एग्जांपल ले लें ईएसपीएस का। एम्प्लॉय परचेज में ऑफर प्राइस 1200 है। ईएस पब्लिक ऑफर प्राइस मतलब पब्लिक इशू आ रहा है 1200 पर शेयर में। मान लो हम ये दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं परचेज स्कीम में कि कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है 1200 में सबको शेयर देगी, उसने एम्प्लॉयज़ को 500 में दे दिया या डायरेक्टली शेयर दे रही है। सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, बट फर्क क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय मार्केट में सेल नहीं करेगा, वो कंपनी को सेल करेगा। ईसॉप में वो कहाँ जा रहा था, यहाँ पर वो कैन सेल इन स्टॉक एक्सचेंज, कैन नॉट सेल बैक टू कंपनी। और ईएसपीएस में क्या आया, वो वापस स्टॉक एक्सचेंज को नहीं देगा, स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं बेचेगा, कंपनी को देगा। दोनों में बेसिक फर्क समझ आया। तीसरा, चलो ये एग्जांपल भी अच्छा हो गया, पहले ही हो गया और बेटर हो जाएगा आपको। अब व्हाट इज SAR, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। हम क्या समझे इसमें कि हमें ना पैसे देने हैं, हमें तो भाई प्रॉफिट मिल जाएगा बस। हमारे नाम की शेयर की एप्लीकेशन कौन देगा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा। तो कंपनी वो शेयर ट्रस्ट को अलॉट करेगी, पहले ट्रस्ट को लोन देगी, ट्रस्ट कंपनी को वापस एप्लीकेशन मनी देगा। मान लो कंपनी ने 5 करोड़ का लोन दे दिया ट्रस्ट को, अब जो जो एम्प्लॉय लेना चाह रहे हैं ट्रस्ट उनके बिहाफ पर अप्लाई करेगा, कंपनी को वापस एप्लीकेशन मनी की फॉर्म में पैसा आएगा। और घबराना मत, ये सब सेबी की रेगुलेशंस है, सब अलाउड है ये। अब ट्रस्ट वो अलॉटमेंट ले लेगा, अपने पास रखेगा, जब मार्केट में वो सेल करेंगे जो प्रॉफिट आ रहा होगा प्रॉफिट उसको दे दिया जाएगा। अब जो सेल प्राइस ट्रस्ट के पास आएगा, ट्रस्ट वो सारा प्रॉफिट तो उसने दे दिया एम्प्लॉय को, और जो इशू प्राइस था वो वापस कंपनी के पास चला जाएगा। मान लो 300 रुपये की अलॉटमेंट हुई थी, शेयर बिका 1000 का, तो 1000 रुपये ट्रस्ट के पास आए तो 700 रुपये तो एम्प्लॉय को दे देगा प्रॉफिट के, 300 रुपये कंपनी को लौटा देगा, ट्रस्ट अपनी फीस ले लेगा बस। दिस इज SAR। तो इसमें क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, ये मैं लाइन खींच देता हूँ, जब नोट करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नो नीड टू पे, 5 लाख यहाँ पर पे ही नहीं करना, कोई शेयर्स नहीं मिलेंगे, 5 लाख पे नहीं करना। इफ विश टू गेट प्रॉफिट कैन एक्सरसाइज एंड कॉल कंपनी टू गिव प्रॉफिट, मुझे दे दो। तो मान लो जनवरी में 500 का ऑफर प्राइस था, मार्केट प्राइस 1800 है, तो 1300 रुपये का डिफरेंस आ गया, ये उसको मिल जाएगा और 500 रुपये के शेयर वापस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये भी आप नोट कर लेना। अब आप देखो, जो मैं यहाँ पर आपको एक दिखा रहा था, ये अब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। हमने अब क्या समझा, दो तरह से कंपनी ने कर दिया, नॉन कंपनसेटरी, कंपनसेटरी। नॉन कंपनसेटरी का मतलब है उसको मॉनेटरी टर्म में कुछ नहीं मिलेगा, उसको शेयर्स लेने पड़ेंगे, एम्प्लॉय को पैसे देने पड़ेंगे और शेयर्स लेने पड़ेंगे। यहाँ सिर्फ पैसे का काम नहीं हो रहा। और SAR में क्या हो रहा था, एम्प्लॉय को कुछ देना ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट ले रहा है। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में क्या मिल रहा था, उसको हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा मिल रहा है, एजुकेशन का मिल रहा है, वेलफेयर का मिल रहा है। रिटायरमेंट बेनिफिट में जो प्रॉफिट आ रहा है रिटायरमेंट के टाइम पर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये तो प्योरली मॉनेटरी हो गया कि आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पर आपको पैसा देना पड़ेगा, शेयर कंपनी दे देगी, वो बाद में आप सेल कर सकते हो। तो एम्प्लॉय हैज़ टू पे, यहाँ पर एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा। कंपनी कैपिटल गेट इंक्रीज, इन दोनों केसेस में, ईसॉप में ESPS में, दोनों में पेडअप बढ़ेगी। बाकी तीनों में पेडअप नहीं बढ़ेगी क्योंकि कंपनी वापस शेयर बेच देगी, तभी प्रॉफिट एम्प्लॉय को दे देगी और कैपिटल में वापस वो रिड्यूस हो जाएगी जितनी बड़ी थी। एम्प्लॉय गेट्स शेयर बाय पेइंग इन फ्यूचर, और यहाँ पर कंपनी में पैसा भी आएगा, बट इस केस में कंपनी का कोई पैसा नहीं आ रहा कंपनी के पास। तो आप यहाँ से पहले नोट करना शुरू करना। आज अभी जो मैंने अभी तक जो पढ़ाया है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। पहले तो आप ये नोट करना, ये पांचों का मतलब, ये पांचों का डिफरेंस आप नोट कर लोगे। फुल स्क्रीन कर रहा हूँ मैं इसको। ये ऑल 5 हैं।
फिर उसी को मैंने एक दूसरी फॉर्म में भी लिख रखा है, तो आपको रिटेन रह पाए। नई कंसेप्ट है, पहली बार पढ़ रहे हो, एक बार में टाइम लगेगा समझने में। और अगर हम मॉड्यूल वगैरह के साथ चलें तो इंस्टीट्यूट ने ऐसे कुछ भी नहीं समझा रखा, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको बना के दिया है। ये एग्जाम्पल नोट कर सकते हो आप। फिर आप ये नोट करना, ये पहले आप वो कर लोगे फिर इस पर आना। और अगर अभी साथ साथ कर चुके हो तो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। अब ये मैं सारी समरी दे दूं इसको। हमने अभी तक क्या समझा? नॉन कंपनसेटरी का मतलब है कंपनी सिर्फ कैश बेनिफिट नहीं दे रही, पहले आपको शेयर लेने पड़ेंगे। आप शेयर ले जाओ, मार्केट में जो बिके वो आपके, या हमें दे जाना, उस टाइम पे जो रेट होगा हम पैसे दे देंगे। तो पहले आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नॉन कंपनसेटरी है, अलॉटमेंट हो रही है, यहाँ पर भी अलॉटमेंट हो रही है। यहाँ पर पैसे दिया जा रहा है, एम्प्लॉय को शेयर नहीं दिए जा रहे। एसएआर, जीबीएस, आरबीएस, तीनों रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट, एसएआर बेनिफिट दिए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रॉफिट का डिफरेंस दिया जा रहा है, यहाँ पर सोशल बेनिफिट दिया जा रहा है, उसके इलाज पे खर्चा किया जाएगा, यहाँ पर उसको रिटायरमेंट पे दिया जाएगा। तो ये भी आप लास्ट में एक बार नोट कर लेना। अब मैं आता हूँ आपको, देखो अच्छा, ये भी आपने नोट करना होगा, तो ये मैं बड़ा कर देता हूँ पहले। ये हमने आज यहाँ से शुरू किया था, ये भी, ये भी, और ये भी। ये मैंने दोबारा से समरी दे दी थी आपको। अब देखो यहाँ पर ये स्लाइड क्या कह रही है कि किस तरह से ये दिए जाते हैं। कंपनी एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रही है, शेयर्स दे रही है, एम्प्लॉय पैसे दे रहा है और कंपनी उसको अलॉटमेंट दे रही है। ये सिंपल आया। या कंपनी ये काम ट्रस्ट के थ्रू कर देती है। ये डील अब एम्प्लॉय ट्रस्ट के साथ करेगा, कंपनी डायरेक्ट नहीं करती। कंपनी एक ट्रस्टी अपॉइंट कर देती है, या टीम ऑफ ट्रस्टी होगी, वो लोग ये सारा काम संभालेंगे और कंपनी अपना साइड पर हो जाएगी। वो काम उनको दे देगी, अलॉटमेंट करके ट्रस्टी को दे देगी, ट्रस्टी आगे सब्सक्रिप्शन लेगा, एम्प्लॉय पैसे भी ट्रस्टी को देगा, ट्रस्टी आगे पास ऑन करेगा। तो बीच में एक एजेंसी आ गई, ट्रस्टी। तो हम दो तरह से बात कर रहे थे कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, डायरेक्ट या ट्रस्ट रूट, दो तरह से ईसॉप इम्प्लीमेंट होते हैं। अगला, अगर कंपनी डायरेक्ट करती है तो पहले क्या जाएगी? ऑफर, किसको? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को 100 शेयर एट द रेट 200 पर दे दिया, और मार्केट प्राइस सपोज चल रहा है 400 रुपये। तो एक्सरसाइज डेट आएगी, कम से कम 1 साल कंपनी को देना ही है, उसके बाद भी दे सकती है। तो वह एक्सरसाइज डेट पर 20,000 रुपये पे करेगा और उसको फिर अलॉटमेंट मिल जाएगी। या इनडायरेक्ट रूट होगा तो कंपनी एक ट्रस्ट को ये सारी अपॉइंट कर देगी, तो ये सारा पैसा अब एम्प्लॉय ट्रस्ट को देंगे। ट्रस्ट को अलॉटमेंट भी कंपनी ने दे दी, अब ट्रस्ट डील करेगा, कंपनी डायरेक्ट डील नहीं करेगी। तो दोनों में आप एग्जांपल समझ गए। आगे आते हैं, ये एक और स्लाइड देखना, इसको मैं डिफरेंट कलर में कर देता हूं। देखो, इनडायरेक्ट रूट जिसको हम कहते हैं, यहां पर कंपनी ने ट्रस्ट को अपॉइंट कर दिया। ये ट्रस्टी जी आ गए, यहां पर ट्रस्ट आ गया। यहां पर कंपनी शेयर्स भी इनको दे देगी। एलिजिबल एम्प्लॉय किस किस को देने हैं वो लिस्ट ट्रस्टी को देगी। ऐसे तो ट्रस्टी सबको तो नहीं देगा, तो कंपनी एक लिस्ट बनाकर देगी कि भाई ये लोग हैं, इनको दिए जा सकते हैं, और पैसा भी दे देगी। चलो पैसे की भी बात बाद में करें, अभी हमने पहला पॉइंट किया, ट्रस्टी अपॉइंट हुआ, इस पर बाद में आते हैं। सेकंड, ट्रस्टी अब ऑफर देगा एम्प्लॉय को।
थर्ड, एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेगा वेस्टिंग पीरियड के बाद और पैसे देगा एक्सरसाइज करेगा तो, और ट्रस्ट उसको ये शेयर्स दे देगा और कंपनी को पैसा यहाँ पर आगे ट्रांसफर कर देगा। तो बीच में आ गया ट्रस्ट। मैं अब आपको एक और फॉर्म में बना के समझाऊंगा। ये पहले की स्लाइड बनी हुई थी तो मैंने अभी समझाई है, अब आपको एक साफ आपके सामने बना के दिखा देता हूँ। देखो कैसे हुआ, आपके सामने बनेगी तो और इजी हो जाएगी। ये इनडायरेक्ट रूट है। कंपनी ने अपॉइंट किया ट्रस्टी, ये ट्रस्टी अपॉइंट हो गए। कंपनी यहाँ पर लिस्ट दे देगी एलिजिबल एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स की, तो मैं एम्प्लॉय ही, डायरेक्टर को भी यहाँ एम्प्लॉय ही बोला गया है, लिस्ट दे देगी। तो ये तो हुआ स्टेप 1, ट्रस्टी अपॉइंट हुआ। चलो मैं इसको 2 कर देता हूँ, स्टेप 2। अब ट्रस्टी ऑफर देगा किसको, एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को। तो ये हमारा थर्ड स्टेप आया। एम्प्लॉय ऑफर को एक्सरसाइज करेगा, ऑप्शन को, ये ऑप्शन को ऑफर करेगा। तो फोर्थ पॉइंट आया यहाँ पर। तो जब यहाँ पर ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो भाई मायावती भी देगा, पैसा जाएगा, या कंसेंट देगा इफ SAR जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम या रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। और यहाँ पर अगर ESOP है या ESPS है तो पैसे देगा। इतनी बात क्लियर हुई जी। ये फोर्थ स्टेप। अब क्या होना चाहिए, अलॉटमेंट होनी चाहिए। ट्रस्टी के पास लिस्ट आ जाएगी, कंपनी यहाँ पर 5th पॉइंट में अलॉटमेंट दे देगी। ये पहले भी दी जा सकती है या ट्रस्टी के बाद दी जाएगी। और ट्रस्टी यहाँ पर सारा पैसा, मनी ट्रांसफर कर देगा इफ ESOP है या ESPS है। ये हमारा 6th, ये हमारा था 5th। क्लियर हुआ जी। तो ये इनडायरेक्ट रूट चल रहा है जो मैंने पहले बना हुआ आपको दिखाया था। तो सारा काम ट्रस्ट कर रहा है, एम्प्लॉयज़ हजारों लाखों हो सकते हैं, तो कंपनी ने एक एजेंसी अपॉइंट कर दी, वो इनको फीस दे रही है। ट्रस्टी कौन हो सकता है वो भी हम पढ़ेंगे सेबी रेगुलेशन में, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी होते थे। और मैं एक और स्लाइड अब आपको दूसरी तरीके से बना के दिखाता हूँ। अब अगर SAR है तो क्या होगा, इफ SAR या जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम या रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, तो इसमें थोड़ा सा स्टेप और डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी, ट्रस्टी, एम्प्लॉय, ये 3 तो होंगे ही होंगे। अगर ट्रस्ट एम्प्लॉयड है बीच में तो, इन्वॉल्व है तो। कंपनी ने यहाँ पर लिस्ट दी, ट्रस्टी ने यहाँ पर ऑफर दी, इन्होंने यहाँ पर ऑफर एक्सरसाइज की। ट्रस्टी अब क्या करेगा,
सेल शेयर इन मार्केट। लिस्ट है और ट्रस्टी साथ में होल्ड करता है शेयर्स या डील करता है इन शेयर्स। मार्केट में सेल करेगा तो जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट से इनको स्टॉक एप्रिसिएशन राइट है तो एप्रिसिएशन देगा जो प्रॉफिट आया है। और अगर जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम थी तो उनके सोशल वेलफेयर पे खर्चा करेगा। और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम थी तो पे करेगा एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो भी यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। इस तरह से ये कंसेप्ट चल रही है, जो आपके लिए थोड़ी सी आज नई है, हैवी लगेगी। इसीलिए मैं आज यही टॉपिक कराऊंगा कि इसको आप अच्छी तरह से समझ सको, और जो भी आपको नोटिंग करनी हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये पहले वाली स्लाइड थी, मैंने नई भी बना के दिखा दी आपके सामने ताकि आपको और इजी पार्ट हो जाए। तो इसमें क्या होगा देखो, सबसे पहला लिस्ट शेयर होल्ड करेगा, ऑफर देगा, एक्सरसाइज होगी, सेल करेगा, और जो प्रॉफिट आएगा वो इनको देगा। अब मैं एक पॉइंट और भी लिख देता हूँ, और जो सब्सक्रिप्शन मनी है या परचेज प्राइस था वो रिटर्न कर देगा। टू कंपनी। तो ये 7th पॉइंट हो जाएगा। और कंपनी यहाँ पर मैं ऐड और कर देता हूँ, शेयर होल्ड करेगा प्लस पैसे भी होल्ड करेगा, होल्ड शेयर्स या फंड्स, ये भी आप लिख लो बेशक। तो ये इस तरह से स्कीम चल रही है, और दोनों में मैंने डिफरेंशिएट आपको कर दिया है। तो ये एक टेक्निकल टर्म है, कंपनियां इजीली इनको अडॉप्ट नहीं कर रही हैं अभी, वो सीधा ईसॉप ही दे रही हैं, भैया एम्प्लॉय अपने आप जो मर्जी करे, हम इन चक्रों में नहीं पड़ते। हाँ, ट्रस्ट अपॉइंट कर देती है कि एम्प्लॉय की क्वेरी डाउट्स वो सारे वो लेता रहेगा। देखो अब एक्सरसाइज प्राइस आपको समझ आ चुका, मैं पढ़ा चुका हूँ। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में क्या आया, अगर हम इससे पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो वो कहता है डीलिंग हो रही है इन शेयर्स ऑफ द कंपनी, लिस्टेड कंपनी की। किस लिए डीलिंग हो रही है, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए, हेल्थ केयर के लिए, बेनिफिट के लिए, डिसेबिलिटी के लिए, डेथ के लिए, सिकनेस के लिए। इस पे डेफिनेशन पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो डीलिंग हो रही है, तो डीलिंग से जो प्रॉफिट आएगा या एप्रिसिएशन आएगा वो इन चीज़ों पर खर्च आ जाएगा। ग्रांट का मतलब, जब ऑप्शन ऑफर की गई उसको ग्रांट भी बोलते हैं। तो प्रोसेस बाय विच कंपनी इशू ऑप्शंस, ऑफर जिसको मैं बोल रहा था उसको ग्रांट भी बोलते हैं। ग्रांट डेट आएगा, किस दिन देंगे, वो कमेटी अपॉइंट होती है डायरेक्टर्स की। मार्केट प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस स्टॉक एक्सचेंज का होगा, रेलेवेंट डेट जो डिसाइड होगी कंपनी की, उसके पहले का प्राइस, उसके हिसाब से डिफरेंस दिया जाता है एसएआर में, जीईबीएस में। ऑप्शंस का मतलब ही यही है कि राइट टू परचेज। ऑप्शन का मतलब यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन, डेरिवेटिव वाला, कॉल पुट वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन का मतलब है राइट टू परचेज या सब्सक्राइब एट फ्यूचर डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। ऑप्शन ग्रांटी जिसको ऑप्शन मिली है, एम्प्लॉय। रिलेटिव जो कंपनी लॉ में सेक्शन 277 की डेफिनेशन में एम्प्लॉयज हैं उनको लिया गया है। रेलेवेंट डेट, डेट ऑफ मीटिंग जिस दिन हो रही है उनकी, जो अभी आ रही थी, प्राइस जो फिक्स होंगे। और इन केस एक्सरसाइज तो नोटिस ऑफ एक्सरसाइज गिवन बाय टू द कंपनी, तो उसके हिसाब से डेट दी जाएगी। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, ये मैंने आपको बता दिया कि कंपनी में रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलेगा। एसएआर गारंटी मतलब कौन होगा, एम्प्लॉय जिसको मिला है। एसएआर प्राइस क्या होगा, बेस प्राइस, जिससे ऑफर प्राइस और मार्केट प्राइस, तो जो हम ऑफर प्राइस बोल रहे थे उसको यहाँ पर स्कीम, ये टर्म्स जो हैं। सिक्योरिटीज जो जो जा सकती हैं एससीआरए की डेफिनेशन के हिसाब से। सेकेंडरी एक्विजिशन मैंने बताया था, रीपर्चेज, कि कंपनी जब उन शेयर्स को वापस खरीद लेगी एम्प्लॉय से या स्टॉक मार्केट से। शेयर इक्विटी भी हो सकते हैं, कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, एडीआर भी हो सकते हैं, जीडीआर भी हो सकते हैं बाहर के एम्प्लॉयज़ को, और अदर डिपॉजिटरी रिसीप्ट अगर कुछ भी हैं तो। अंडरलाइंग इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी कन्वर्टेबल इनटू
शेयर्स। एसएआर में बता चुका हूँ कि एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। स्टॉक, इसमें एक्सप्लेनेशंस आप पढ़ोगे, बस मैंने जितना लिखवाया आप वो अपनी भाषा में बेशक लिखो। स्कीम है ये ट्रस्ट। वेस्टिंग का मतलब मैं बता चुका हूँ, जिस भी चीज टाइम पर वो ऑप्शन रहेगा बट एक्सरसाइज नहीं होगा, वो पर्सन अभी शेयर होल्डर नहीं मिलेगा, सिर्फ उसके पास ऑप्शन है। उस डेट के बाद जब वो सब्सक्राइब करेगा तब वो एम्प्लॉय को शेयर होल्डर माना जाएगा, और अगर इस बीच में छोड़ गया या टर्मिनेट कर दिया गया तो नहीं मिलेगा। वेस्टिंग पीरियड, जिस पीरियड में उसको कोई भी एक्सरसाइज करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को होल्ड करने का अधिकार है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये रेगुलेशंस को आप थोड़ा सा रीड करके बैठना, चाहे 5, 10, 20% जितना समझ आए। प्रोविजंस को आगे लूँगा मैं, ताकि आपका, आज मैंने फोकस किया आज की क्लास में मेन कंसेप्ट पर। प्रोविज़न अब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रह गए, कंसेप्ट समझनी थी हमने, आज ये समझा। 5 तरह के ईसॉप हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं आपको एक स्केच दे देता हूँ लास्ट में। कंपनी ऑफर कर रही है बेनिफिट्स, कौन से? शेयर पे बेस्ड हैं। किसको जा रहे हैं? एम्प्लॉय को, कंपनी की तरफ से। ये बेनिफिट्स कंपनसेटरी है या नॉन कंपनसेटरी? कंपनसेटरी का मतलब है ओनली कैश, नो शेयर्स टू एम्प्लॉय। वो क्या क्या है? एसएआर, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। ये कौन सा है? यहाँ पर कैश भी है, या इसको मैं कैश नहीं लिखता, शेयर्स। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आएगा, अलॉटमेंट आएगी टू एम्प्लॉय, और ये हेल्ड बाय ट्रस्टी। जो अलॉटमेंट है ये एम्प्लॉय को जाएगी। ये ईसॉप है या ईएसपीएस है। तो यहाँ तक आज हम करेंगे। इन कंसेप्ट को आप समझ गए, कितनी तरह के होते हैं, किसको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, आगे के प्रोविज़न नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, मेन इस कंसेप्ट को समझना है। डायरेक्ट एक्विजिशन, इनडायरेक्ट एक्विजिशन, ये मैंने अच्छी तरह से आपको करवा दी है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।